हमारे पास वैसे तो 10-12 कलर्स हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, बट हमें ब्लैक कलर अगर प्रोड्यूस करना है इस मशीन को, तो उसको मैंडेटरली ये 3 कलर चाहिए, ये वाले, ग्रीन, ब्लू और रेड। तो इस केस में मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में मेरी होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम इट विल बी 3। ठीक है, वैसे तो पूरे 7-8 कलर हैं, बट जो नेसेसरली मुझे चाहिए ही चाहिए वो 3 हैं, जिनके बेसिस पे मैं ब्लैक कलर प्रोड्यूस कर सकता हूँ, बाकी मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, आया समझ में, नहीं आया? आगे सर। जी सर। है ना। अच्छा, अब एक बात देखो, मैं आपको एक यहाँ पे मैं लिखता हूँ, 3 नंबर है मेरे पास, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। अच्छा, मुझे ये जो डेटा सेट है 3, इनका ऑलरेडी मुझे मीन पता है, इसका मीन है 5। ठीक, एक नंबर मैंने आपको बता दिया कि एक नंबर है 4, एक नंबर है 5। ठीक, एक नंबर है 4, एक नंबर है 5। तो क्या ये नंबर मुझे बताने की जरूरत रह गई अब? हेलो? नो सर, हम निकाल लेंगे। नहीं, निकाल लेंगे, है ना। यानी कि ये तो हमें पता ही है, ये 6 ही होगा, यस सर। तभी तो मीन इसका एवरेज जो है 5 आएगा, क्योंकि मीन तो हमें ऑलरेडी पता है। तो जब मुझे मीन ऑलरेडी पता है और मुझे 2 नंबर्स पता है, तो तीसरे नंबर की मुझे जरूरत नहीं है। ये 6 के हिल ही नहीं सकता, ये 8 हो ही नहीं सकता। अगर ये 8 हो गया तो फिर मीन 5 होगा ही नहीं। तो यानी कि इस केस में टोटल नंबर मेरे कितने हैं, 1 2 3, है ना। मेरा एन कितना है, टोटल नंबर है 3। और मुझे सिर्फ अगर 2 ही वेरिएबल पता लग जाए, अगर मुझे सिर्फ 2 नंबर 4 और 5 पता लग जाए, तो मुझे मीन पता लग जाएगा। इस मीन को निकालने के लिए मुझे सिर्फ 4 और 5 पता लग जाए, तो मुझे तीसरे इस नंबर की जरूरत नहीं है। यानी कि एक नंबर की जरूरत नहीं है, इसको मैं माइनस कर देता हूं, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 2। यानी कि मुझे सिर्फ 2 नंबर्स की जरूरत है। अगर 2 नंबर मुझे पता लग जाए, तो तीसरा नंबर तो मैं खुद ही निकाल लूंगा। आई बात समझ में? यस सर। ठीक, मतलब हमें कितने नंबर्स की जरूरत है, कितने एंटिटीज की जरूरत है, कितने डेटा पॉइंट्स की जरूरत है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। और ये हो ना हो इनसे फर्क नहीं पड़ता, बट हमें कितने चाहिए ही चाहिए, तो वो हमें 2 चाहिए। क्लियर? अच्छा, आपने एक और देखा होगा, हम बचपन में ग्लास वाला गेम खेलते थे। मैं आपको देखो करके ही बता देता हूँ। नहीं, ग्लास के नीचे छुप। हाँ, एक मिनट ना। पे शफल कर दो और पता लगाओ कौन सी ग्लास। हाँ, ये लो भाई, अब जिसने नहीं भी खेला होगा उसको भी पता लग जाएगा। क्या क्या बनाओगे आप, सब बनाओगे? हाँ हाँ, अब जब आगे तो पूरा ही बनाएंगे। तो आप आर्टिस्ट। पहले खैर बहुत स्केचेस करे मैंने। ओके, ये लो, ये हमारे 3 ग्लास बन गए। अब मेरे पास एक बॉल, मैंने इस ग्लास के नीचे रखी है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि क्या बॉल इस ग्लास में है, आपने कहा नहीं है। मैंने कहा इस ग्लास में है, आपने कहा नहीं है। तो अब क्या मुझे जरूरत है बताने की कि बॉल किस में होगी? हेलो? नो सर, है ना। एलिमिनेट हो गए अपने। हाँ, तो यानी कि मुझे साफ पता लग गया कि अगर मुझे 2 के बारे में पता लग जाए, तो तीसरी चीज तो मुझे खुद ही फाउंड आउट हो जाएगी, तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरी इस केस में क्या है, 2।
मुझे 2 की नॉलेज मिल जाए, तीसरी की मिल जाएगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कितनी चीज़ें नेसेसरी हैं, कितनों की ज़रूरत है मुझे, तो वो 2 की ज़रूरत है, एक इसकी और इसकी। अगर आप एक चीज़ देखें, अगर अब आपने देखो, अब स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, अगर आप मीन निकालते हैं कभी, लाल क्यों आ रहा है पता नहीं क्यों, चलो, अगर मैं मीन निकालता हूं तो क्या निकालता हूं, सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, ऐसे ही निकलता है ना मीन, है ना? Yes. हाँ, पर कभी आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो उस केस में हम क्या रखते हैं, एक्स आई माइनस इसका बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हम लिखते हैं एन माइनस वन। कभी ध्यान दिया एन माइनस वन लिखा हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन में, Yes, sir. है ना? ये क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वही तो है एन माइनस वन, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि भैया मुझे जब मीन पता लग गया, मुझे देखो मीन तो पता है, एक्स बार लिख रहा हूँ मैं, यानी कि मीन पता है, ये तो हर एक वेरिएबल है, मीन मुझे पता है, तो फिर मुझे आखिरी वाले की तो जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे 2 पता लग गए 4 और 5, तो 6 की तो जरूरत ही नहीं है जब मुझे मीन पता है तो। Okay, sir. ये समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ठीक, तो ये है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालते कैसे हैं, अगर मैं लिखूं, या एक मिनट में एक्सेल चेक कर लूँ, अगर मेरा वो हो गया, वो काम करे तो, एक्चुअली सिस्टम ने खुद ही अपडेट ले ली और अपडेट का पता नहीं क्या क्या कर दिया। हाँ, अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं लगेगा, बहुत जगह आप पूछोगे भी ना, जो स्टेट्स पढ़ा रहे हैं वो भी आपको ढंग से नहीं बता पाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। मैंने एक वेरिएबल लिया, 3 वेरिएबल लिए लेट अस सपोज, ये मैंने लिया है x1, ये है मेरा x2 और ये है मेरा x3। ओके, x1 में मेरी वैल्यू है 1 2 3 4 5, ठीक। x2 में मेरी वैल्यू है 10 20 30 40 50। x3 में मेरी 100 200 300 400 और 500, ये मेरे 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल v इज इक्वल्स टू 3 है। ओके, एक वेरिएबल में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5, हर वेरिएबल के अंदर कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 5। क्लियर? अब लेट अस सपोज मैं अगर इस सेल को मैं x, इस वैल्यू को इसी विद इन दी एक ही वेरिएबल के अंदर इस 1 को मैं इन बाकी सबसे कंपेयर करता हूं, अगर मैं सिर्फ इस 1 को इसी में से कंपेयर कर रहा हूं, तो उस केस में मेरी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो मेरी हो जाएगी
कितनी, n-1, यानी कि टोटल n कितना है 5, उसमें से -1 कर दो, यानी कि कितना आ जाएगा 4। तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 4। आ रही बात समझ में? अगर मैं इस x1 को कंपेयर करता हूं बाकी इन दोनों वेरिएबल्स के साथ में, इस पूरे एक वेरिएबल को कंपेयर कर रहा हूं x2 और x3 इन सबके साथ में, ठीक, तो उस केस में मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, उस केस में मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी इज इक्वल्स टू v-1। तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 3, 3 - 1 यानी कि 2, यानी कि मैं इसको, वैसे 3 है मेरे पास, उन 3 में से मुझे इस x1 को इन दो के साथ कंपेयर करना है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट हट ही गया ना, इसको तो मैं इन दोनों के साथ कंपेयर करूंगा, तो ये तो हट ही गया, तो कितने बचे 2, 1 और 2, तो ये दोनों मुझे चाहिए, दोनों नेसेसरी हैं मुझे इसके साथ कंपेयर करने के लिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी 2। ठीक, ध्यान रखिएगा, अगर मैं कह रहा हूं विद इन दी वेरिएबल, मैं इसको लिख भी देता हूं, विद इन दी वेरिएबल, तो अगर मैं विद इन दी वेरिएबल कर रहा हूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होगी, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है उनमें से -1। अगर मुझे वेरिएबल को एक मतलब एक वन वेरिएबल को अदर वेरिएबल के साथ करना है, वेरिएबल विद वेरिएबल्स, तो उस केस में हमारी ये हो जाएगी इतनी। ठीक है, बट इफ आई हैव टू कंपेयर वन डेटा सेट विद अनदर, मतलब ये तो एक डेटा सेट है, उस डेटा सेट के अंदर ये 3 वेरिएबल हैं, तो ऐसे ही हो सकता है मेरा एक दूसरा डेटाबेस भी हो, उसमें भी कुछ वेरिएबल्स हों, ठीक, तो उस केस में हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो होती है n-v, ठीक, अब ये n क्या है, n तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई इनमें, माइनस नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, हेलो, Yes, sir. ओके, हाँ जी, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, Yes. है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा बस, ये वॉइस आ रही है कैसी बीच में नॉइस आ रही है, चलो, तो यहाँ पे अब मैं अगर R पे जाऊँ दोबारा, तो यहाँ पे देखिए इसने मुझे टी टेस्ट लगाए तो उसने मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी दिखाई 8 दिखाई ना, दिख रही है सबको, Yes, sir. हाँ, x1 में देखिए कितने वेरिएबल हैं टोटल 5, 5, x2 में कितने हैं 5, टोटल, कितने हो गए n 10, 10, और वेरिएबल कितने हैं मेरे पास, 2, तो 10 - 2, 8, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई 8। 8. आई बात समझ में? Yes. आप एक बात देखो, या इसको दूसरे तरीके से भी ले लो आप, ये तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया मैंने, अगर मैंने 2 वेरिएबल थे, है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जरा, अभी मेरे पास 2 वेरिएबल थे x1 और x2, तो यानी कि x1 में भी मुझे मीन पता है, मुझे मीन तो पता है भाई, हम टी टेस्ट और जेड टेस्ट का फॉर्मूला याद है, Yes, sir.
कहाँ लिखा मैंने वो? फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखा, अच्छा प्रिंट में लिखा होगा। ओके, तो दोनों में आपको पता होगा कि मीन तो हमें पता होता है, Yes. दोनों के फॉर्मूले मीन तो आता है। जब मुझे मीन पता है तो उसमें से अगर मैं टोटल वेरिएबल, मेरे एक वेरिएबल में 5 हैं, तो उस एक वेरिएबल में से मुझे एक की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीन पता है, तो फिर इन चारों से काम चल जाएगा। ऐसे ही दूसरा वेरिएबल है, उसका भी मुझे मीन पता है, Yes. तो उसमें भी मुझे एक की जरूरत नहीं है। तो यानी टोटल कितने बच गए अब? 8। 8. डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 8। मुझे मेरा इतने से काम चल जाएगा। नेसेसरी जो डेटा है हमारे पास वो इतना है, क्योंकि हर वेरिएबल में एक एक ऐसा पॉइंट होगा, जब हमें मीन पता है तो उसकी जरूरत नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ठीक। तो वैसे आप ये फॉर्मूले ये याद रखिएगा। अगर आपसे वैसे ना, ये जब आप इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे कभी, तो आपसे पूछा जा सकता है, ये पूछा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसका अगर आपने सही आंसर दे दिया तो फिर बल्ले बल्ले, मतलब ठीक। तो ये हमने ये देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या। ये नॉइस कैसी आ रही है? ओके, सो अच्छा, एक काम करते हैं। हेलो, Sir. हाँ ये, So, अच्छा मैं अभी तीनों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और प्रॉब्लम ये आपको भी नॉइस आ रही है क्या? Hello. yes, हाँ sir. जी सर. ये एक मिनट, आप ना प्लीज अपने म्यूट करिएगा अपने आप को तीनों, है ना, अपने आप को म्यूट कर दीजिएगा, और जब आप आंसर देंगे तभी उसको ओपन करना। पता नहीं किसके एंड से आ रही है ये प्रॉब्लम, ठीक। ओके, सो अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये समझ आ गया कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, और कैसे हम पी वैल्यू देख के हम पता लगाते हैं कि कौन सी एक्सेप्ट होगी, कौन सी रिजेक्ट होगी। इतना क्लियर है ना? ठीक है, तो अब मैं इसका एक रियल केस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक। आपको वैसे ही ध्यान रखना है कि ये जो भी रिजल्ट हमारे पास आता है, इस रिजल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी पी वैल्यू। आपको बाकी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना, सिर्फ पी वैल्यू देखनी है। 0.5 0.05 से है का छोटी है तो फिर ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो गई, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो गई। तो यही हमें सब कुछ कहानी बयां कर देती है। बाकी और चीज़ें भी हमारे पास डेटा आ रहा है रिजल्ट, बट सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास पी वैल्यू है, हमें और कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं इसका एक और एग्जांपल लेता हूँ, टी टेस्ट का ही। तो एक चीज पूछनी थी मुझे. हाँ बिल्कुल, बोलो। आपने बोला ना पी वैल्यू इम्पोर्टेंट है, तो पी वैल्यू का जो रिलेशन है वो हमको पता है कि वो इम्पोर्टेंट क्यों है. हाँ ये डीए पता चल गया. हाँ ये जो जेड टेस्ट में जेड आया और टी टेस्ट में टी आया ना -1 -1, हाँ हाँ, तो ये क्या बताता है हमको और इसकी इम्पोर्टेंस क्या ये आपने जब हमने जेड टेबल देखी थी, है? हाँ जी. है ना, तो आपको याद होगा कि हमें जो वैल्यूज मिल रही थी उससे हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे। हाँ जी. हाँ जी. ये वही वैल्यू है आपकी। ओके ओके. मतलब ये जो z की -1 आई है, इससे मैंने z टेबल से देख के जो परसेंटेज निकाली है प्रोबेबिलिटी की. हाँ बिल्कुल सही। और साथ ही साथ उसने देखो ये भी दिखाया 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। जो 95% का कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो जेड के हिसाब से, जेड टेबल के अकॉर्डिंग किन वैल्यूज में आ रहा है, वो इन वैल्यूज में आ रहा है, यहां से लेके यहां तक, ठीक। ओके सर. और वैसे ही टी टेस्ट में ये -3.30 से लेके 1.30 तक आ रहा है। एक्चुअली होता क्या है, टी टेस्ट में एक साइड में हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है और एक साइड में स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, तो इसलिए यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी उसने हमें दिखाया है। क्लियर? और जो वैल्यू निकल के आई है टी स्टैटिस्टिक्स, वो ये रही।
अच्छा, इसमें देखो टी टेस्ट में एक रियल एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास कुछ बच्चों के मार्क्स हैं, ठीक है, मैं चलो लिख भी देता हूँ यहाँ पे। I have marks of some students, ठीक, वो मार्क्स क्या क्या है? यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स क्या क्या है। मैंने एक वेरिएबल ले लिया टेस्ट अंडरस्कोर डेटा 1, ठीक है, ये एक वेरिएबल है। इसमें मैंने बच्चों के मार्क्स ले लिए। लेटर सपोज मैंने लिया सी, मार्क्स ले रहा हूँ लेटर सपोज 55, 60, 62, 63, 65 ले लेते हैं, 66 ले लो और 68 ले लो, 69, 70, 71, 75 और 80 ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास मार्क्स हैं बच्चों के। ओके, अब मेरे पास ऑलरेडी एक हाइपोथेसिस है, मेरी ऑलरेडी एच नॉट जो है एक हाइपोथेसिस ऑलरेडी है मेरे पास, और वो हाइपोथेसिस क्या है कि ये हाइपोथेसिस है या फिर हमारी प्रीवियस लर्निंग है। ये प्रीवियस लर्निंग है, हमें पहले से हम देखते हुए ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं कि इस क्लास के जो एवरेज मार्क्स हैं, दैट एवरेज मार्क्स of this class has never gone below 70, ठीक। सो इसको नेक्स्ट लाइन पे करता हूं। सो वी want to test that on this new data, या फिर जो हमारी ये न्यू क्लास है, जो नए बच्चे आए हैं इस क्लास में, whether it is above 70, below 70 or what, ठीक। तो ये मुझे चेक करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. तो वैसे तो देखो आप, मैं मैथमेटिकली इसको लिखूंगा 55, 60 सबको प्लस करूंगा, डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं ये टेस्ट डेटा। अच्छा, मैंने रन नहीं किया इसको भी, यहाँ पे यही है बस, तो रन करना पड़ेगा। तो मैंने टेस्ट डेटा को रन, तो 12 हैं इसमें। तो वैसे तो मैं इन सबको प्लस करूं और डिवाइडेड बाय 12 कर दूं तो पता लग जाएगा कि भैया मीन कितना आ गया, बट वो तो मैथमेटिकली है। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि इस क्लास में बच्चे जो हैं, जो नए बच्चे आए हैं, इनके मार्क्स आए हैं, ये भी उसी लेवल के बच्चे हैं कि नहीं है, या इनका मीन जो है स्टैटिस्टिकली इनका मीन 70 से नीचे जा रहा है। तो हम नॉर्मल मीन नहीं देखेंगे, नॉर्मल मीन तो हमें बता देगा कि भैया ये तो नहीं है, या कम है या ज़्यादा है, बट स्टैटिस्टिकली वो सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है पिछली क्लास में कुछ आउटलायर्स रहे हों, बच्चे ज़्यादा रहे हों और उन बच्चों की परसेंटेज अच्छी रही हो। इस क्लास में बच्चे जो हैं कुछ एक दो बच्चे कमज़ोर आ गए हों, बट बाकी पूरी क्लास सही है।
है ना। तो कुछ भी हो सकता है, हमें तो स्टैटिस्टिकली प्रूव करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा टी डॉट टेस्ट, और टी डॉट टेस्ट के अंदर मैंने दे दिया टेस्ट अंडरस्कोर डेटा 1, ये आ गया मेरा। अब मैं अगर इसमें एंटर करता हूँ, अच्छा तो रन करना पड़ेगा, रन करता हूँ तो नीचे देखिए आउटपुट आ रहा है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ आया 1 सैंपल टी टेस्ट, है ना, क्योंकि एक ही सैंपल है, सैंपल एक ही तो है, हाँ जी, यस है ना, टेस्ट डेटा एक ही है, एक ही सैंपल है, वेरिएबल एक ही है। उस वेरिएबल में टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं, कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 12, 12 के तो हैं, हमने काउंट किए थे ना, 1 2 3 4 5 6 12। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, जब मैं एक ही, हाँ जब मैं एक ही वेरिएबल हूं मेरे पास, तो वो क्या हो जाएगी n-1, है ना, क्योंकि मुझे मीन तो पता है। तो अगर मुझे 11 मार्क्स पता लग गए तो 12वीं की जरूरत ही नहीं है, मीन से पता लग जाएगा कि 12वां मार्क्स क्या है, तो 11 की जरूरत है मुझे। तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें हो जाएगी 11। यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 11 दिख रही है ना। अच्छा, अब p वैल्यू आई है 1.522 e-12, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब भी आपको ऐसे लिखा हुआ दिखाई दे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसका मतलब, हाँ बड़ी एक्सपोनेंशियल, होती है मतलब ये नंबर ना। हाँ इसका मतलब ये होता है कि, पता नहीं क्यों जबरदस्ती रेड आ गया, मज़ा नहीं आ रहा रेड में, चलो ग्रीन करके देखो। अच्छा, तो मैंने लिखा 1.52 वटेवर, और e आया 12 -12, इसका मतलब हुआ कि 1.52 इंटू 10 टू दी पावर e की पावर ये है ना -12, यानी 10 टू दी पावर -12। -12 का मतलब 10 को नीचे ले जाना पड़ेगा मुझे, पावर में से माइनस हटाना है, तो 1.52 डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर 12 हो जाएगा। अब मैं अगर इतनी बड़ी पावर से इसको डिवाइड करूंगा, तो ये तो वैल्यू ऐसी आएगी कुछ 0.00000000152, कुछ ऐसी तो आएगी, हाँ जी सर। है ना। 1 के आगे 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 में तो बहुत कम लगाए, इतनी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या ये जो वैल्यू है ये 0.05 से बड़ी है या छोटी है, छोटी। बहुत छोटी है, बहुत छोटी है ना। तो जब भी मेरी वैल्यू बहुत छोटी होगी, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी दिखा रहा है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ट्रू मीन इज नॉट इक्वल्स टू 0। एक्चुअली हमने इसमें मीन हमने कुछ दिया ही नहीं, हम इस, हमने जब भी हम कुछ नहीं देंगे मीन, तो बाय डिफॉल्ट मुझे 0 ही दिखाएगा मीन, ठीक, मैंने पॉपुलेशन का मीन ही नहीं दिया इसमें, तो इसलिए वो ऐसे दिखा रहा है, ठीक। अगर हम बाकी और फैक्टर्स नहीं देते, हमने सिंपल लिख दिया टी डॉट टेस्ट और बस सीधा ही दे दिया, और बाकी कुछ पैरामीटर ही नहीं दिए, तो इट विल बेसिकली चेक अगेंस्ट द मीन विच इज इक्वल्स टू 0, बाय डिफॉल्ट उसने ये मान लिया है। बट मीन या फिर स्टैंडर्ड, हेलो, मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि ऊपर तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन दिए थे ना, मीन तो आपने ऊपर भी नहीं दिया था। हाँ बिल्कुल, तो उस केस में भी यहाँ पे आप बोल रहे हो कि मैंने मीन नहीं दिया इसलिए उसने 0 माना, हाँ पर हाँ देखो मैं मीन नहीं दिखा, दिया आपने कि स्टैंडर्ड डेविएशन ही। नहीं ये देखो अभी मैं आ रहा हूँ, सारी पैरामीटर देखेंगे। अभी आप देखो, ये मैंने जब स्टार्टिंग में पहले जेड टेस्ट लगाया, उसमें भी क्या है, ट्रू डिफरेंस इन मीन्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, जब भी मैंने लगाया, ये सबसे पहला एग्जांपल था। दूसरे वाले में भी देखें, ट्रू डिफरेंस इन मीन्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, तीसरे वाले में देखिए, है ना, सब नहीं में, आया मतलब। हाँ, है ना। तो हमने एक्चुअली मीन के उसमें कंपेरिजन ही किया था, कंपेयर किया ही नहीं था। बट यहाँ पे जो उसने मुझे, ये तो 1 सैंपल डेटा टेस्ट है,
और उसमें उसने हमने बस ये सिंपल सी ये वैल्यूज़ दे दी, तो इसलिए हमें उसने ऐसे दिखा दिया। बट मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, वैसे तो आप मीन देखिए, इसने दिखा दिया मीन कितना है इन सबका, 67 आ रहा है मैथमेटिकली, दिख रहा है ना? हाँ, मैथमेटिकली मीन 67 है, बट क्या असली में स्टैटिस्टिकली ये बच्चे भी, इनका मीन भी 70 है कि नहीं है? क्या ये उस क्लास से बेकार बच्चे हैं? पुराने अभी तक की हिस्ट्री थी बच्चों की कि ये जो सेक्शन था इसमें बच्चों के 70 तो रहता ही था, तो क्या ये उससे बेकार हैं? क्योंकि वैसे मैथमेटिकली तो 67 आ रहा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें और पैरामीटर्स भी देंगे। ठीक, तो हमें यानी कि पॉपुलेशन का मीन देना पड़ेगा, और पॉपुलेशन का मीन हम कैसे बताते हैं? पॉपुलेशन का मीन क्या होता है? म्यू, याद है ना? हाँ, तो उस अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा पुराने वाली कमांड ही लिखता हूँ। एक मिनट, चलो दोबारा, टी डॉट टेस्ट, या मैं नीचे लिखता हूँ उसको बार बार, वरना मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ टी डॉट टेस्ट, और मैंने लिखा टेस्ट अंडरस्कोर डेटा 1। अभी पहले तो मैंने सिर्फ यही दिया था, पहले सिर्फ यही दिया था सिंपल। अब मैं इसमें दे रहा हूँ म्यू इक्वल्स टू 70, इसके अगेंस्ट मुझे कंपेयर करना है। ठीक, अब मैं अगर एंटर करूं तो देखिए अब इसने आंसर क्या दिखाया मुझे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू मीन इज नॉट इक्वल्स टू 0। हम तो यही मान के चल रहे हैं कि ये बच्चे भी उसी लायक हैं, हम तो यही मान के चल रहे हैं कि इन बच्चों का मार्क्स भी, ये क्लास सेक्शन जो है हमेशा इनका 70 मार्क्स से नीचे नहीं जाता। ठीक, बट इसने मुझे क्या दिखाया, ट्रू मीन इज नॉट इक्वल टू 0, और पी की वैल्यू दिखा दी 0.15, यानी कि 15%। 15% आ गया, तो इसका मतलब पी की वैल्यू 15% आई, तो ऑल्टरनेटिव रॉन्ग है। ऑल्टरनेटिव रॉन्ग है। ऑल्टरनेटिव तो ये कह रहा था कि नहीं होंगे इनके मार्क्स, और हमारी जो एच नॉट है प्रीवियस लर्निंग है वो कह रही थी कि इनके मार्क्स बराबर हैं स्टैटिस्टिकली। तो इसने भी प्रूव कर दिया कि स्टैटिस्टिकली ये बच्चे भी उसी लेवल के हैं, इन बच्चों का एवरेज भी बिलो 70 नहीं है। ठीक, वैसे तो असली में 67 आ रहा है इनका मीन, इन सबको मैं प्लस करूं 12 बच्चों के मार्क्स को डिवाइड कर दूं 12, तो 67 आएगा। बट इसके अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिकली ये सही नहीं है, और 67 ठीक नहीं है, ये बच्चे भी उसी लेवल के हैं। बट अभी भी हमने पूरी सारा हमने यहाँ पे डेटा नहीं दिया है, और क्या क्या डेटा हम दे सकते हैं, ये देखो मैंने म्यूजिकल टू 70 तक दिया। ठीक, बट यहाँ पे भी दिस इज नॉट सॉल्विंग अवर पर्पस, बिकॉज वी वॉन्ट टू नो दैट ट्रू मीन इज बिलो 70 ग्रेटर 70। ओके, तो उसके लिए हम पैरामीटर्स यूज करते हैं। मैंने आपको शायद याद होगा, मैंने जब डायग्राम हमने डिस्कस किया था 1 टेल 2 टेल का था, कि जब मीन हमें पता है, लेट अस सपोज ये मीन मेरा 70 है ना, मैंने जब बता दिया है कि मीन 70 है, अब मुझे इससे लोअर में कंपेयर करना है तो ये लेफ्ट साइड 1 टेल टेस्ट हो जाएगा। जब मुझे इससे ज़्यादा मीन से ज़्यादा में कंपेयर करना है तो फिर राइट साइड 1 टेल टेस्ट हो जाएगा। याद है कुछ, है ना? तो ज़्यादा, हाँ वही कम ज़्यादा वाला, लेस देन ग्रेटर देन। तो उसके लिए हम आर में क्या यूज़ करते हैं, कमांड ऑल्टरनेटिव। वैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर आप लिखेंगे यहाँ पे अगर आप लिखेंगे कि क्वेश्चन मार्क, कहाँ गया क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क, और मैं लिखता हूँ टी डॉट टेस्ट। ठीक, और मैं अगर इसको एंटर करूँ, अरे आया नहीं, यहाँ पे देखिए आ गया। यहाँ पे देखिए आपको ये दिख रहा है ऑल्टरनेटिव, टू साइडेड, या उससे लेस देखना है या उससे ग्रेटर देन देखना है कि नहीं?
हेलो, यस सर, यस सर। है ना? हाँ, तो ऐसे ही ऑल्टरनेटिव में हमें क्या देखना है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसे ही एक मिनट दोबारा पैकेज कर लेता हूँ, और सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो रहा है आज, कोई बात नहीं। मैं अब इसमें क्या करूँगा, मैं लिखूँगा टी डॉट टेस्ट, ये म्यू 70 तक हमारा था। इसके बाद मैंने लगाया कॉमा, मैंने लिखा ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव हो गया, ऑल्टरनेटिव इज इक्वल्स टू, अरे क्या हो रहा है, ऑल्टरनेटिव इज इक्वल्स टू सी, और ब्रैकेट में मुझे दिया था, मेरे को देखना, लेट अस सपोज स्लैश, कि म्यू के अगेंस्ट 70 के अगेंस्ट क्या इन बच्चों के मार्क्स लेस हैं? तो अब देखिए पी वैल्यू कितनी आई, 0.07, यानी कि 7%, है ना? है कि नहीं? तो 0.7 तो मतलब 7% तो ज़्यादा है 5% से, 0.07 तो 0.05 से ज़्यादा है, बड़ा है, यानी कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी फेल हो गई, ऑल्टरनेटिव जो थी वो फेल हो गई। और ऑल्टरनेटिव मेरी क्या कह रही थी, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कह रही थी ये, क्या वो सर नहीं हो, ये देखिए ट्रू मीन इज लेस देन 70, बट पी वैल्यू ने बता दिया कि भैया अल्टरनेटिव गलत है, कि 70 से कम नहीं है। इसका मतलब ये बच्चे भी उसी लेवल के हैं। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। है ना? और अगर इसी में मैं करूं ग्रेटर देन भी देखें क्या, अच्छा अब ये बच्चे जो हैं पुराने वाले बच्चों से ज़्यादा अच्छे हैं क्या? तो ग्रेटर देन करके देखते हैं, लेस की जगह मैं लिख देता हूँ ग्रेटर, कर दो एंटर, 92% आ रहा है, 92%, कहाँ 5%, कहाँ 92%। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कह रही है ट्रू मीन इज ग्रेटर देन 70, और ये फेल हो रही है, और वो भी इतने बड़े उससे, तो वो उन बच्चों के मार्क्स 70 से ज़्यादा भी नहीं है, वो बच्चे इनसे ज़्यादा अच्छे भी नहीं है। ये जो नए बच्चे हैं वो पुराने वालों से अच्छे भी नहीं है ज़्यादा, और बुरे भी नहीं है, वो भी उसी लेवल के हैं। गेटिंग द पॉइंट? हाँ जी, आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, अब अगर इसमें मैं 2 साइडेड भी कर सकता हूँ, ऑल्टरनेटिव के तीनों ऑप्शन ही देख लेते हैं। वो था 2 डॉट साइडेड, अरे हाँ, पी वैल्यू 15%, ठीक। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अभी तलवीन ने क्वेश्चन किया था कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो 95% ही रहेगा क्या? तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं, कैसे करेंगे? यहाँ तक इसको लिखा रहने दीजिए, इसके आगे लिखिए कॉन्फ डॉट लेवल, अरे कॉन्फ डॉट लेवल इज इक्वल्स टू, मैं कर देता हूँ 99%, और अब मैं अगर एंटर मारूं, ठीक, तो अभी भी खैर वही वैल्यू दिखा रहा है हमें,